नमस्कार। शून्यकाल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है मानवाधिकार कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय कह रहे हैं कि भारत को एक नए संविधान की जरूरत है। तो क्या ये खतरनाक संकेत है? मुझे लगता है कि ये एक टेस्ट किया जा रहा है और लंबे समय से आरएसएस और भाजपा दोनों ही इस काम में लगे हुए हैं कि भारत के संविधान को कैसे बदला जाए। अगर आप देखेंगे भारत के संविधान की पूरी निर्माण की प्रक्रिया, तो उस पूरे निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं नजर नहीं आता आपको। वो कहीं पे भी नहीं है, न वो निर्माण में भागीदार है, और जब वो निर्मित हो जाता है और वो लागू हो जाता है तो उस पर प्रतिक्रिया करते हुए संघ के विचारक ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान बनाया गया ये विदेशों से आयातित संविधान है और इसमें भारतीयता का कोई तत्व नहीं है, जबकि हमारे पास मनु की इतना महत्वपूर्ण विधान मौजूद होते हुए भी हम विदेशों से ला रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो मनुस्मृति को अपना आदर्श मानते हैं उस समय जब भारत का संविधान बना। उसके बाद जब हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की गई तो स्वामी करपात्री को आगे करके उसी संघ और बाकी लोगों ने मिलकर के और उसका विरोध करवाया, डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कराया। तो भारत का संविधान का विचार जब आया तब भी वो साथ नहीं थे, भारत का संविधान बना तब भी उस निर्माण प्रक्रिया में नहीं थे, बन जाने के बाद में भी वो खिलाफ में थे, और बाद के सारे समय में उनके आइडियोलॉग ये कहते रहे बार बार कि ये संविधान भारतीयता को परिलक्षित नहीं करता है, इसलिए इसमें बदलाव होना चाहिए। इसलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो संविधान की समीक्षा का एक आयोग बनाया गया और उसके बाद में भी निरंतर ये बातें की जाती रही। मोहन भागवत ने ये कहा और कुछ ही दिनों पहले और भी लोगों ने ये कहा, रंजन गोगोई ने अभी थोड़े दिनों पहले ये कहा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती है। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो निरंतर कह रहे हैं कि मूल ढांचा नाम की कोई चीज नहीं होती है। और अब जो विवेक देबरॉय ने जो कहा, जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा और ये कहा कि 2047 के लिए हमें एक ऐसे संविधान की जरूरत है जो पूरी तरीके से बदला हुआ संविधान है, ये एक तरीके से भारत की जनता का टेस्ट किया जा रहा है कि लोग क्या कहते हैं। अगर लोगों की प्रतिक्रिया चुप रहती है, वो स्वीकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा अगले चुनाव के बाद जब आएगी 2024 के बाद, तो वो निश्चित रूप से इस संविधान को बदलने का काम करेगी। लेकिन देखा जाए तो संविधान में एक तरीके से तो लागू होने के बाद कई तरह के संशोधन हुए हैं, तो क्या वो ऐसा नहीं कहेंगे कि संविधान में संशोधन तो समय समय पर होते रहे हैं, तो अब संविधान में संशोधन कर देने में क्या दिक्कत है? संविधान में संशोधन संविधान की गतिशीलता को दर्शाते हैं, उसके लचीलेपन को दर्शाते हैं, उसकी उदारता को दर्शाते हैं। हमारा संविधान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कोई आसमानी किताब नहीं है कि उसमें समयानुकूल परिवर्तन नहीं आए, लेकिन संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूल ढांचा है, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उस मूल ढांचे में लोकतंत्र, हमारा गणतंत्रात्मक जो सर्वप्रभुता संपन्न है शासन, धर्मनिरपेक्षता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये जो सार्वभौम जो मूल्य हैं उनके साथ आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी अब तक 105 से ज्यादा जो संविधान के संशोधन हुए हैं, वो संशोधन एक अलग चीज है, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती है और 2047 के लिए हम एक नया आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसके मूल ढांचे को छेड़ना चाहते हैं, और अब छेड़ना नहीं चाहते हैं। अब तो हालात उससे बदतर है, क्योंकि आप अब महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे हुए लोग, भारत के चीफ जस्टिस से रिटायर्ड आदमी जो कि राज्यसभा मेंबर है भारतीय जनता पार्टी का, वो अब ये कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज नहीं होती है। या कानून मंत्री किरण रिजिजू जो थे, उन्होंने कहा कि मूल ढांचा कुछ भी नहीं होता है। या वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि मूल ढांचा नहीं होता है। इसका मतलब आप पहले तो मूल ढांचे को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब आप मूल ढांचा नहीं बल्कि पूरा ढांचा ही बदल देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
इसलिए खतरनाक है ये। बाकी तो परिवर्धन जो परिष्करण होते हैं वो हमारी संविधान की गतिशीलता है और वही तो खूबसूरती है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध इस बात का है जो विवेक देबरॉय कह रहे हैं। विवेक देबरॉय जिस तरह के शिकागो यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन की बात कर रहे हैं कि विश्वव्यापी ये देखा गया कि हर 17 साल में संविधान बदल जाते हैं देशों के, तो उससे प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। प्रेरणा इससे ग्रहण करनी चाहिए कि आपका संविधान लागू हुए 70 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और उस संविधान ने आपके देश को एक बना के रखा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं आई है, तो आज क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप संविधान को आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं? आपने कहा कि ये आरएसएस का एजेंडा शुरू से रहा है, लेकिन भागवत जी दो तरह की बात कहते हैं। एक बार वो कहते हैं कि भारतीय संविधान को भारतीय समाज के अनुरूप ढालने की जरूरत है या बदलने की जरूरत है। दूसरा फिर वो कहते हैं कि भारतीय संविधान में उनको हिंदुत्व की झलक दिखाई देती है। पहली बात तो ये है कि वो दो तरह की बातें करने में बहुत माहिर हैं, तो दोगलापन वहां पर बहुत ज्यादा है। डबल थिंक वाले लोग हैं, वो कुछ का कुछ कहते रहते हैं और उनके कई चेहरे हैं। एक चेहरा कुछ और कहता है, एक मुंह दूसरी बात कहता है, तीसरा मुंह तीसरी बात कहता है। एक तो ये चीज है। दूसरा ये कहना कि भारतीयता के अनुकूल नहीं है संविधान, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि एक संविधान बना जो आपके देश में सामाजिक लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं थी, बराबरी की परिकल्पना नहीं थी, न्याय की, समानता की, समता की, बंधुता की परिकल्पना नहीं थी। उन मूल्यों को अगर वो स्थापित कर रहा है तो भारतीयता को संविधान के अनुकूल बनने की जरूरत थी, न कि उस भारतीयता जिसमें छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव, ऊंच नीच और तमाम तरह के शोषण थे, उसके अनुकूल बनने की संविधान को जरूरत नहीं है। संविधान सुपरसीड करता है उसको और उसके अनुकूल भारत को बनने की जरूरत है, भारतीय समाज को बनने की जरूरत है, जो कि वो नहीं बना पाए। और वो बार बार बीच में ये जो कहना है कि हम भारतीय नैतिक मूल्यों के आधार पर संविधान बनाना चाहते हैं, या बीच में ये कहना है कि संविधान में तो हिंदुत्व की झलक मिलती है। संविधान में सबकी झलक मिलती है। संविधान हम सबके जो सपना है उसको परिलक्षित करने वाली परिघटना है। तो उसमें सब धर्मों की, सब पंथों की, सब उपासनाओं की, सब जाति वर्गों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की, दलितों की, महिलाओं की, ट्रांसजेंडर की, जो भी लोग हैं, सामान्य वर्गों की, ईसाइयों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धों की और नास्तिक आस्तिक सबकी, तो उसमें सबको अपनी झलक मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको झलक मिलती है तो फिर क्यों बदलना चाहते हैं? दूसरा यह है कि आपको फिर भारतीयता के अनुकूल क्यों नहीं लगता वो? और गोलवलकर से लगा करके भागवत तक और दीनदयाल उपाध्याय से लगा करके अटल बिहारी वाजपेयी से होते हुए अरुण शौरी और विवेक देबरॉय तक, आपको क्यों ये बार बार लगता है कि ये संविधान बदलना चाहिए? और न केवल ये बदलने की बातें चल रही है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दाखिल किया गया और उन्होंने कहा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं, जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हैं, ये बाद में डाले गए संविधान के संशोधन में, तो इसलिए हम उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो कई तरह से संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, वैचारिक ही नहीं बल्कि सीधे तौर पे भी किया जा रहा है। और अब ये खुलकर के बात बाहर आ चुकी है कि संघ को कभी संविधान पसंद नहीं था और भाजपा संविधान को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि अगर 24 में वो फिर से आते हैं तो पहला काम वो ये करेंगे कि भारत के संविधान को बदलें। संविधान के लिए कह रहे हैं कि ये औपनिवेशिक विरासत है, लेकिन वो नए संसद भवन के उद्घाटन के समय कह रहे हैं कि जो पहले जो संसद भवन था वो भी गुलामी की विरासत है। तो वो क्या क्या चीजें बदलेंगे, मतलब क्या 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 सारी चीजें जो मौजूद रही है वो सब गुलामी की विरासत रही? देखिए, विरासत में आप जाएंगे तो कुछ न कुछ विरासत किसी न किसी चीज की है। और सार्वभौमिक मूल्य, मानवीय मूल्य, किसी की भी विरासत हो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने यहां पर कई प्रकार की चीजें की, एक पेनल कोड बनाया, एक तरह की गजेटियर उन्होंने लिखे, सब चीजों का उन्होंने गणना किया,
तो क्या इससे पहले आपकी विरासत में क्या था? क्या जनगणना हो रही थी? क्या आपने रेल बनाई थी? क्या आपने पोस्टल ये सब किया था? आप जो नहीं कर पाए, अगर औपनिवेशिक लोगों ने आकर के किया, शिक्षा को उन्होंने सब खोला। आप रात दिन लॉर्ड मैकाले को गाली दे रहे हैं, लेकिन लॉर्ड मैकाले से पहले आपकी गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसमें कौन जा सकता था और कौन पढ़ सकता था? मैकाले की शिक्षा ने कम से कम ये तो तय किया कि हर कोई पढ़ सकेगा जो भारत का नागरिक है। मुझे लगता है कि औपनिवेशिक सब कुछ बुरा है और सब कुछ आपका अच्छा है, तो फिर ये सेंगोल क्या से ले आए आप राजदंड? ये क्या है? ये भी राजतंत्र का प्रतीक है। तो क्या राजतंत्र के प्रतीक ठीक थे जिसमें शोषण था सारा सब कुछ? मुझे लगता है कि ये जो बात कहने का जो कोशिश है कि हम औपनिवेशिक चीजों से मुक्त हो रहे हैं, आप औपनिवेशिक भाषा से मुक्त हो पा रहे हैं? आप औपनिवेशिक जो आपका वेशभूषा है उससे मुक्त हो पा रहे हैं? औपनिवेशिकता रग रग में समाई हुई है और केवल आप संसद का एक भवन बना के दूसरा जो बना देंगे, वो भी आपका कोई मूल विचार नहीं है। अभी जब ये किया गया तो लोगों ने ये भी निकाल के लाए कि ये कहां से आयातित चीज है। तो दुनिया में कहीं भी कोई भी अच्छी चीज होती है वो सबकी है, सार्वजनीन है, और वो सबके लिए होनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? आप कल कहेंगे कि कोई प्रेम करता है तो वो बहुत बुरी चीज है, दया बहुत बुरी चीज है, करुणा बहुत बुरी चीज है, या बराबरी बहुत बुरी चीज है, या लोकतंत्र बहुत बुरी चीज है। ये तो सार्वभौमिक मूल्य है, और औपनिवेशिक से भी आए या कहीं से भी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। बुरा हमारा भी हो छोड़ना चाहिए, अच्छा हमारे दुश्मन का भी हो हमें अपनाना चाहिए। भारतीय मूल संविधान जब बना तो उसमें एक लंबी प्रक्रिया उनकी रही, कई लोग उसको बनाने में शामिल रहे और उसकी एक प्रति जनता के लिए भी सौंपी गई और उसमें जनता से भी संशोधन के लिए मांगे गए, राय मांगी गई उनकी। और उसमें 7,635 जो संशोधन जनता की तरफ से लिए गए, उसमें से 2,473 संशोधन उस समय स्वीकार किए गए और तब जाकर ये संविधान देश के हाथ में आया। तब ये संविधान बना, तब इतनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं तो क्या ये पूरी तरीके से एक तानाशाही देश की तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं? मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के अथक प्रयासों से बना है। आप अगर देखेंगे तो संविधान सभा में 300 लोग थे और 1946 से ये प्रक्रिया शुरू होती है और 48-49 तक चलती है और अब 1950 में जाकर के उसको स्वीकार करते हैं। और उससे भी पहले जाएंगे तो मैं तो ये कहता हूं कि रावी के तट पर जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद से संविधान बनाने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं चलती रही। तो और आप अगर संविधान सभा की पूरी बहस को देखेंगे, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये तो कट पेस्ट किया गया है और यहां से चुरा लिया, वहां से चुरा लिया, उनको भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की बहसों को पढ़ना चाहिए, उन डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और अगर वो पढ़ने में कुपढ़ है और अनपढ़ है तो उनके लिए ये भी मेरा सजेशन है कि वो जो राज्यसभा टीवी में श्याम बेनेगल साहब ने, जिसको सोरा भास्कर ने नरेट किया, वो संविधान सीरियल ही देख ले। उस सीरियल को देखने से भी उनको समझ में आएगा कि हमारे पुरखों ने, पुरखिनों ने कितना मेहनत के साथ ये संविधान बनाया। और जैसा आपने कहा कि न केवल उन्होंने संविधान सभा में बैठे हुए लोगों ने, विभिन्न समितियों ने इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस विमर्श किया, बल्कि आम जनता से भी इसमें संशोधन मांगे और उन संशोधनों को स्वीकार किया। और संविधान की उद्देशिका का अंत इस बात से होता है कि हम ये संविधान आत्मार्पित करते हैं, हम किसी और को नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को ये समर्पित कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं। तो इतना एक बहुत ही लोकतांत्रिक पद्धति से बना हुआ संविधान अब कुछ लोग बैठ करके और कह रहे हैं कि हम इसको बदल देना चाहते हैं, और न केवल बदल देना चाहते हैं बल्कि संविधान बना करके इस संविधान को तो जला रहे हैं जंतर मंतर पे, संविधान संसद के बाहर, और एक 700 पेज का नया संविधान ले आए हिंदू राष्ट्र का और कह रहे हैं कि इसको हम लागू करेंगे। तो ये जो नया संविधान लाना चाहते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है? वो क्या लोगों में चर्चा का विषय बन रहा है, या उसकी कौन सी सभा है जो ये कर रही है?
तो मुझे लगता है कि आपका ये जो आशंका है कि हमारा देश लोकतंत्र से कहीं तानाशाही की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, वो आशंका बिल्कुल सही है। और संविधान जिस दिन ये बदल गया, उस दिन जो नई चीज कोई भी आएगी वो लोकतंत्रात्मक नहीं हो सकती है, उसमें गणतंत्र के मूल्य नहीं हो सकते हैं, उसमें जो आज हमारे संविधान के मूल्य हैं उससे विपरीत मूल्य होंगे, और वो हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक बात होगी। और मुझे लगता है कि वो सीधे सीधे तानाशाही से भी खतरनाक व्यवस्था हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शून्यकाल से बातचीत।